बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे सभी छात्रों का मैं आलोक कुमार दृष्टि टीम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा पेपर सेकंड भारतीय राज्य व्यवस्था खंड में पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के आदर्श उत्तर प्रारूप पर चर्चा परिचर्चा करने के लिए मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज 66th बीपीएससी में पूछे गए एक प्रश्न के आदर्श उत्तर लेखन प्रारूप और एक बेहतर उत्तर लेखन किस प्रकार लिखा जा सकता है उस पर आज हम लोग चर्चा परिचर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। प्रश्न आपके सामने ये रहा। भारत की संसद राष्ट्रीय एकीकरण का एक प्रभावी मंच है, विवेचना कीजिए, डिस्कशन करना है। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज एन इफेक्टिव फॉरम ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन या एन इफेक्टिव टूल ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, ऐसा भी कहा जा सकता है। तो हमें भारतीय संसद की भूमिका पर बातचीत करनी है। देखिए, सबसे पहले जब हम प्रश्न को पढ़ते हैं तो प्रश्न की मांग स्पष्ट होनी चाहिए। भारतीय संसद राष्ट्रीय एकीकरण में किस प्रकार प्रभावी भूमिका निभाती है, यह हमें लिखना है। सामान्य तौर पर जब हम बुक्स को पढ़ते हैं या किसी भी कोचिंग के मटेरियल्स को पढ़ते हैं या क्लासेस में भी पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि आप संसद के द्वारा विधि निर्माण की प्रक्रिया को पढ़ेंगे, संसद की संरचना को पढ़ेंगे, बजट को आप पढ़ते हैं, संसदीय समितियों पर आप अध्ययन करते हैं, संसद के द्वारा कार्यपालिका पर किस प्रकार नियंत्रण स्थापित किया जाता है उसको आप पढ़ते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, उपाध्यक्ष इत्यादि के विषय में पढ़ते हैं। लेकिन संसद की भूमिका क्या है और संसद किस प्रकार राष्ट्रीय एकीकरण के एक प्रभावी मंच के रूप में है, अर्थात भारतीय संसद किस प्रकार राष्ट्रीय एकीकरण को स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसको सामान्यतः आप नहीं पढ़ते। जैसा कि इसके पहले भी 66 बीपीएससी के प्रश्नों को एनालाइज करते हुए मैंने आप लोगों से यह कहा था कि 63rd बीपीएससी से स्पेशली भारतीय राज्य व्यवस्था खंड से पूछे जाने वाले प्रश्नों के पैटर्न में एक बड़ा बदलाव बीपीएससी में देखा जा सकता है। पहले किताबी भाषा शैली में बिल्कुल सामान्य प्रकार के प्रश्न पूछे जाते थे, जैसे यूनिवर्सिटीज में पूछे जाते हैं, भारतीय संसद के कार्यों का वर्णन करें, इस तरह के डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते थे। लेकिन अब बीपीएससी बिल्कुल यूपीएससी के पैटर्न पर प्रश्न पूछ रहा है, अर्थात वह ट्विस्ट करके क्वेश्चन टेढ़े मेढ़े प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रश्न बड़े बड़े भी होते हैं, छोटे प्रश्न भी हैं, जैसे ये प्रश्न है तो ये देखने में ही छोटा है, सामान्य तौर पर डायरेक्टली इसके विषय में आप नहीं पढ़ते हैं और ऐसे प्रश्नों के उत्तर लेखन में अधिकांश अभ्यर्थियों को समस्या होती है। लेकिन यदि अच्छे से प्रिपेयर कर लिया जाए तो बीपीएससी का यह नया ट्रेंड आपको अधिकतम स्कोर करने में भी सक्षम बनाएगा, क्योंकि अधिकांशतः छात्र राइट डायरेक्शन में आंसर को नहीं अप्रोच कर सकेंगे। इसे अप्रोच वही छात्र कर पाएगा जिसने इंडियन पॉलिटी पर इन डेप्थ स्टडी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग और इन डेप्थ एनालिसिस को जिसने डेवलप किया हो।
विदाउट इन डेप्थ एनालिटिकल स्किल ऐसे प्रश्नों का उत्तर लेखन नहीं किया जा सकता है। लेकिन ऐसे प्रश्न अच्छे अभ्यर्थियों के लिए, अच्छे छात्रों के लिए एक अपॉर्चुनिटीज के रूप में भी होते हैं, क्योंकि जब प्रश्न स्टैंडर्ड पूछा जाता है तो आप अपने स्टैंडर्ड को वहां पर रख सकते हैं। यदि प्रश्न सीधा सीधा पूछ लिया गया तो सभी छात्र एक ही तरह के आंसर्स लिखते हैं, उसमें जनरल मार्किंग का खतरा रहता है। लेकिन अब जो इंडियन पॉलिटी में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें जनरल मार्किंग का खतरा नहीं रहेगा। जिन्होंने भी ठीक तरीके से गंभीर रूप में तैयारी की होगी और थोड़ा एनालिटिकल डायरेक्शन में जिन्होंने भी तैयारी की होगी उनको एज मिलेगा ही मिलेगा। दृष्टि ने यूट्यूब श्रृंखला के अंतर्गत खास करके भारतीय राज्यव्यवस्था से ही यह श्रृंखला प्रारंभ हुई है। इसका तात्पर्य यही था कि भारतीय राज्यव्यवस्था जो बीपीएससी मेंस में अभ्यर्थियों के समक्ष एक गंभीर चुनौती को उत्पन्न कर रहा है, उस चुनौती का सामना करने में हमारे छात्र कैसे प्रभावी तरीके से काम कर सकते हैं। उन्हें इस संदर्भ में जो नवीन दिशा निर्देश की आवश्यकता है, नवीन मार्गदर्शन की आवश्यकता है, नए तरीके पर, नए पैटर्न पर तैयारी कराने की आवश्यकता है। और वैसे समस्त बच्चे जो हमारे ऑनलाइन कार्यक्रम में जुड़ नहीं पाते हैं, उन सभी छात्रों को भी गाइडेंस का लाभ मिल सके। अगर वो ऑनलाइन बैच में नहीं भी आ सकते हैं तो भी अपनी तैयारी वो जारी रख सकते हैं। एक हिंट तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, यहां पर हम लोग सीमित कुछ प्रश्नों पर बातचीत करेंगे, कुछ ईयर्स में जो प्रश्न पूछे हुए हैं उस पर बातचीत करेंगे। ऑनलाइन बैचेज में हम लोग ईच एंड एवरी टॉपिक से पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर लेखन अप्रोच पर इन डिटेल चर्चा पर चर्चा करेंगे, आपको पॉइंट्स देंगे। आप आपको ये डिस्कस करेंगे कि इसका बेस्ट इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है, पॉइंट्स किस क्रम से रखे जाने चाहिए, कितने पॉइंट्स, किस चीज की चर्चा करनी है, किस चीज की चर्चा नहीं करनी, कंक्लूजन क्या होना चाहिए। आइए, ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे, अर्थात सबसे पहले उत्तर की संरचना क्या होनी चाहिए। उत्तर की संरचना में सबसे पहले उत्तर के आकर्षक एवं प्रभावशाली शुरुआत पर आपको सोचना है। उत्तर लेखन में यदि शुरुआत प्रभावशाली हो, आकर्षक हो, तो आप अधिकतम मार्क्स स्कोर करने की तरफ बढ़ सकते हैं। इंडियन पॉलिटी में आपको यह एज मिला हुआ है कि चूंकि इंडियन पॉलिटी एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, इसलिए इंडियन पॉलिटी में जो भी प्रश्न पूछा हुआ है उस प्रश्न के सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हुए अपना लेखन आसानी से आप लिख सकते हैं। आंसर राइटिंग स्किल को आप डेवलप कर सकते हैं। बताएंगे, चर्चा करेंगे कि कैसे। फिर उत्तर की मुख्य मांग के अनुरूप लेखन करेंगे। उत्तर की मुख्य मांग के अनुरूप लेखन, अर्थात इसमें इन डिटेल आपको यह बतलाना है
कि भारतीय संसद राष्ट्रीय एकीकरण के प्रभावी मंच के रूप में अपनी भूमिका कैसे निभाती है। जैसे संसद संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के साथ साथ अवशिष्ट विषयों पर भी कानून बनाने के माध्यम से राष्ट्रीय एकीकरण के एक महत्वपूर्ण और प्रभावी मंच के रूप में कार्य करता है। सामाजिक आर्थिक विकास की नीतियों को प्रतिपादित कर, निर्मित कर संसद राष्ट्रीय एकीकरण के प्रभावी मंच के रूप में अपनी भूमिका निभाती है। सामाजिक आर्थिक विकास की नीति के अंतर्गत ही बजट निर्माण, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, कृषि नीति, उद्योग नीति, परिवहन नीति, अर्थात अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों के लिए नीतियां बनाकर वह देश में आर्थिक एकीकरण के उपयुक्त वातावरण को सृजन करती है। आर्टिकल 249 के अंतर्गत, आर्टिकल 250, 253 के अंतर्गत, 256, 257 के अंतर्गत, आर्टिकल 262 के अंतर्गत, आर्टिकल 280 के अंतर्गत, आर्टिकल 312 के अंतर्गत संसद की अनेकानेक भूमिकाएं, उन भूमिकाओं को हम यहां पर रख सकते हैं। साथ ही साथ राष्ट्रपति के निर्वाचन के माध्यम से, संसदीय निर्वाचन के माध्यम से कैसे संसद राष्ट्रीय एकीकरण के एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली कारक के रूप में अपनी भूमिका निभाती है, उसे यहां पर वन बाय वन डिफरेंट पैराग्राफ्स में या डिफरेंट पॉइंट्स के माध्यम से आप बेटर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। और लास्ट में एक आकर्षक व प्रभावशाली निष्कर्ष के साथ आप अंत करेंगे। साथ ही साथ यदि संभावना हो और यदि संभव हो तो आप यह भी बतलाएंगे कि राष्ट्रीय एकीकरण के प्रभावी मंच के रूप में संसद की भूमिका की सीमाएं क्या है, या राष्ट्रीय एकीकरण के प्रभावी मंच के रूप में संसद के अतिरिक्त और कौन कौन अपनी भूमिकाएं निभाता है। इस तरीके से आप एक न्यू डायरेक्शन, न्यू अप्रोच पर, न्यू एनालिसिस के साथ संसद के संबंध में जो कुछ भी आप लोगों ने पढ़ा है वहां से भूमिका को निकालना आना चाहिए, जिससे कि आप यह विश्लेषित कर सकें कि राष्ट्रीय एकीकरण के प्रभावी मंच के रूप में संसद एक महत्वपूर्ण मंच, महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कैसे काम करती है। आइए हम लोग सबसे पहले एक बेहतर से बेहतर, एक शानदार, एक उत्कृष्ट शुरुआत करें। मुख्य परीक्षा के संदर्भ में सामान्य तौर पर मैं यह देखता हूं कि छात्र अधिक से अधिक बुक्स, मटेरियल्स इत्यादि को पढ़ने में अपना समय जाया करते हैं। प्रीलिम्स के संदर्भ में आपने विभिन्न पुस्तकों को पढ़ा है, विभिन्न मटेरियल्स को पढ़ा है। मेंस एग्जामिनेशन के तैयारी की इस बात में निहित है कि आपको पढ़ना कम है और आपको अपने एनालिसिस को डेवलप करने पर, अपने थॉट प्रोसेस को डेवलप करने पर
अपने विचारों के विकास पर अधिक बल देना है और उससे भी अधिक बल उत्तर लेखन अभ्यास पर देना है, ताकि उत्तर लेखन की कला और क्षमता को विकसित किया जा सके। यह सिर्फ पढ़ते रहने से विकसित नहीं होगा। लेखन आपके विचार करने की शक्ति का परिचायक है। सबसे पहले आपको विचार करने में सक्षम होना चाहिए और वैचारिक उत्कृष्टता के प्रतिपादन के माध्यम से आपको परीक्षक को यह मैसेज भी देना है, भैया नंबर तो हमको इतना चाहिए, इतना चाहिए, इतना चाहिए, थोड़े से काम नहीं चलेगा। क्यों भाई? क्योंकि मैं आलोक सर का स्टूडेंट और इसलिए वैचारिक उत्कृष्टता हमारी पहचान है। आप उत्तर को पढ़िए, अगर आपको लगे कि यह श्रेष्ठतम उत्तर है तो श्रेष्ठतम अंक देकर हमें सम्मानित कीजिए। तो वस्तुतः आपका उत्तर आपकी एक विशिष्ट पहचान को स्थापित करता है और हजारों कॉपियों में से आपके कॉपी को अलग कर देता है। इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप बहुत ही गुणवत्तापूर्ण तरीके से यदि अपने लेखन क्षमता, कला और प्रस्तुतिकरण की शैली को प्रस्तुत कर पाने में सक्षम होते हैं, तो आप सिर्फ सफल ही नहीं होंगे बल्कि आप टॉप रैंक्स लगा सकते हैं। इनफैक्ट इसको मैं कहता हूं एडहॉक अप्रोच ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेंस एग्जामिनेशन। एडहॉक को हिंदी में कहते हैं तदर्थ। तदर्थ का मतलब है काम चलाऊ दृष्टिकोण से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। आप में से अधिकांश छात्र तो ये सोचते हैं कि पहले पीटी की तैयारी तो कर लें, पीटी पास तो कर लें, फिर मेंस को सोचेंगे। नहीं, तैयारी का इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या है? पीटी, मेंस, इंटरव्यू। देखिए, इंडियन पॉलिटी से प्रश्न मेंस में भी पूछा जाता है, पीटी में भी पूछा जाता है और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। इंडियन पॉलिटी को जब आपने पढ़ा तो चाहे वह पीटी में प्रश्न पूछे, चाहे मेंस में प्रश्न पूछे, चाहे इंटरव्यू में प्रश्न पूछे, आपको उत्तर देने में सक्षम होना चाहिए। और यदि इतनी तैयारी है तो कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक कंकर जरा तबीयत से तो उछालो यारो। आप चाहें तो अपने लेखन के माध्यम से अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, अपने सफलता की नई कहानी को लिख सकते हैं। और इसीलिए यूट्यूब सेशन के अंतर्गत मैं आप समस्त बिहार के भाइयों और बहनों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं, ताकि गुणवत्तापूर्ण तैयारी की आवश्यकता से आपको परिचित करा सकूं और आप भी अपने सफलता की एक नई कहानी को लिख सकें, सफलता के चरमोत्कर्ष पर जा सकें। मैं कभी भी सिर्फ आपके सफलता की नहीं सोचता, मैं तो ये सोचता हूं कि आपको टॉप रैंक्स कैसे लगाना है, ऐसी तैयारी आपकी होनी चाहिए। आप भी हमेशा टॉप रैंक्स के विषय में सोचिए, क्योंकि आपके पसंद के अनुरूप पोस्ट भी आपको तभी मिलेगा जब आप टॉप रैंक्स पर आएंगे। आइए अपनी बातचीत को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन भी बिल्कुल विशिष्ट होना चाहिए, आकर्षक और प्रभावशाली होना चाहिए, कैची होना चाहिए। इंट्रोडक्शन को पढ़ के ही यह लग जाना चाहिए कि इसने बिल्कुल सही डायरेक्शन में आंसर लिखा है। कैसे? तो इंट्रोडक्शन इस अप्रोच पर होना चाहिए कि भारत सामाजिक सांस्कृतिक विविधताओं से परिपूर्ण देश है, लेकिन भारतीय समाज और संस्कृति
कि विशिष्ट विशेषता विविधता में एकता भी है। और भारतीय संसद जहां इस देश की सामाजिक सांस्कृतिक विविधता को अभिव्यक्त करती है, वहीं विभिन्न हितों, विभिन्न दृष्टिकोणों के बीच समन्वय स्थापित कर वह एकता को स्थापित करने वाले प्रभावशाली कारक के रूप में भी काम करती है। कुछ इस अप्रोच पर हमारा इंट्रोडक्शन होना चाहिए। आइए एक स्लाइड लेते हैं, एक शानदार शुरुआत की एक झलक आपको दिखलाने का प्रयास करते हैं। इंट्रोडक्शन अर्थात शुरुआत। आप लोगों को पता चले कि हम उत्तर की शुरुआत कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बिहार में जब आप मेंस एग्जामिनेशन लिखते रहे तो आप बतलाएं कि ये शुरुआत है, ये निष्कर्ष है, बताने की जरूरत नहीं। मोस्टली पैराग्राफ वाइज लिखिए, आवश्यकता हो तो पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, लेकिन उत्तर की शुरुआत सीधे सीधे पैराग्राफ राइटिंग के साथ शुरू करनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले प्रारंभ करते हैं। भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक या भारत सामाजिक सांस्कृतिक विविधताओं से संपन्न देश है। जहां विविधता के साथ साथ एकता के तत्व, जहां विविधता के साथ साथ एकता के तत्व इसे विलक्षणता प्रदान करते हैं, इसे विलक्षणता प्रदान करते हैं। और स्वाभाविक सी बात है कि भारत की जो विभिन्न या विविध सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, संसद उस विविधताओं की अभिव्यक्ति करता है। उन विभिन्न लोगों के विभिन्न मतों, दृष्टिकोणों, हितों, भाषाओं, संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि ही भारतीय संसद में चुनकर आते हैं। और इस विविधता के बीच जब हम नीतियों का निर्माण करते हैं, कानून का निर्माण करते हैं, तो राष्ट्रीय दृष्टिकोण से इसमें समन्वय को स्थापित कर एकीकरण को भी हम प्राप्त करते हैं। तो राजनीतिक रूप में भारतीय संसद इसी विविधता को अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। राजनीतिक रूप में भारतीय संसद इस विविधता को अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। विभिन्न विरोधी दृष्टिकोणों
विभिन्न विरोधी दृष्टिकोणों, हितों में समन्वय स्थापित कर एकता के आधार को निर्मित करते हैं। भारतीय संसद एक ऐसा राष्ट्रीय मंच है। भारतीय संसद एक ऐसा राष्ट्रीय मंच है जो विविधताओं को समेकित कर, जो विविधताओं को समेकित कर एकीकरण के शक्तिशाली कारक, एकीकरण के प्रभावशाली कारक या शक्तिशाली कारक के रूप में कार्य करती। अब देखिए, इंट्रोडक्शन हो गया, इसको थोड़ा सा और हम डेवलप कर सकते हैं। संसद में विभिन्न क्षेत्रों, संसद में विभिन्न क्षेत्रों लोगों, भाषाओं, संस्कृतियों, जातियों व धर्मों, थोड़ा और ओपन कर रहे हैं, अर्थात देश में जो विविधता है, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता, धार्मिक विविधता, तो इन सभी के प्रतिनिधि होते हैं, इन सभी का प्रतिनिधित्व संसद में होता है। तो संसद में विभिन्न क्षेत्रों, लोगों, भाषाओं, संस्कृतियों, जातियों व धर्मों के प्रतिनिधि एकत्रित होते हैं, एकत्रित होते हैं और उनके अपने हित और प्राथमिकताएं भी हो सकती हैं और स्वाभाविक रूप में उनके अपने हित, उनके अपने हित व प्राथमिकताएं हो सकती हैं, किंतु संसद उनमें राष्ट्रीय समन्वय स्थापित कर, परंतु संसद राष्ट्रीय दृष्टिकोण से
उनमें समन्वय स्थापित कर, परंतु संसद राष्ट्रीय दृष्टिकोण से उसमें समन्वय स्थापित कर राष्ट्रीय एकीकरण को प्राप्त करने में, राष्ट्रीय एकीकरण को प्राप्त करने में प्रभावी भूमिका निभाता है। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित एक महत्वपूर्ण संवैधानिक लक्ष्य भी है, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित एक संवैधानिक लक्ष्य भी है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जब आप पढ़ेंगे तो आप यह जानते हैं कि संविधान की प्रस्तावना राष्ट्र की एकता एवं अखंडता की चर्चा करता है, देश के लोगों में भ्रातृत्व की भावना के विकास की बात कहता है। वो वस्तुतः संविधान की प्रस्तावना राष्ट्रीय एकीकरण, राष्ट्र की एकता और अखंडता को एक संवैधानिक लक्ष्य के रूप में स्थापित करता है। संसद इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी भूमिका निभाता है। तो थोड़ा सा प्रस्तावना से लिंक भी करेंगे। अब देखिए, ये एक प्रभावी और आकर्षक शुरुआत है। इसके पश्चात क्या करेंगे? इसको कहते हैं बेहतर प्रस्तुतिकरण। तो अब हम क्या करेंगे कि अब जो आगे हम लिखने जा रहे हैं उसका एक फ्लो चार्ट हम ऐसे प्रस्तुत कर सकते हैं। संसद राष्ट्रीय एकीकरण में राष्ट्रीय एकीकरण के एक प्रभावी उपकरण के रूप में अब देखिए, सबसे पहले संसद संघ, राज्य व समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाकर राष्ट्रीय एकीकरण को वैधानिक आधार प्रदान करता है। दूसरी बात, सामाजिक आर्थिक विकास की नीतियों के माध्यम से एकीकरण के आर्थिक आधारों को निर्मित करता है। सामाजिक आर्थिक विकास की नीतियों के निर्माण के माध्यम से
राष्ट्रीय एकीकरण के आर्थिक आधार को निर्मित करता है। तीसरी बात, इस संदर्भ में राजकोषीय व बजट का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। इस संदर्भ में राजकोषीय नीति व बजट प्रभावी भूमिका निभाती है। प्रभावी भूमिका निभाती है। कुछ विशिष्ट बातें भी, चुनाव एक महत्वपूर्ण अवसर है जब हम राष्ट्रीय मुद्दे व राष्ट्रीय दृष्टिकोण को आधार बनाकर चुनाव लड़ते हैं। संसद का चुनाव, संसदीय चुनाव संसद में चर्चाएं, परिचर्चाएं, राष्ट्रीय दृष्टिकोण के विकास में, राष्ट्रीय दृष्टिकोण के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। इसी तरह से विशेषकर यहां पर आर्टिकल 249, 253, 262, 280, 312, इवन यहां पर कुछ आर्टिकल और जोड़ते हैं। 256, 257, 262, 280, 312 के अंतर्गत संसद राष्ट्रीय एकीकरण की भूमिका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसे क्या करना है कि ये बेसिकली हमारा जो हम उत्तर लिखने जा रहे हैं उसका एक ब्रीफ स्केच है। इसको इन शॉर्ट आप इंट्रोडक्शन लिखने के बाद लिखेंगे और फिर इसी को इन डिटेल जो है हम इस पर चर्चा परिचर्चा करेंगे। कैसे? तो इसके पश्चात हम क्या करेंगे, एक पैराग्राफ में, जिसको मैं यहां पर पॉइंट वाइज बतलाता हूं। सबसे पहले आप देखते होंगे कि संसद में हमेशा विभिन्न मुद्दे, विभिन्न समस्याओं पर चर्चाएं और परिचर्चाएं होती रहती हैं। विभिन्न क्षेत्रों के संसद, विभिन्न समाज, संस्कृति, भाषा, धर्म, जाति का
प्रतिनिधित्व करने वाले संसद जब इन चर्चाओं परिचर्चाओं में भाग लेते हैं, तो उन चर्चाओं और परिचर्चाओं के माध्यम से न सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दों का विकास होता है, राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास होता है, बल्कि विभिन्न मुद्दों पर एक राष्ट्रीय नीति के विकास की भी अवश्यंभावी पृष्ठभूमि निर्मित हो जाती है। तो यहां पर आपको यह बतलाना है कि संसद चर्चा और परिचर्चा के प्रभावशाली मंच के रूप में एकीकरण में जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उसको एक पॉइंट में यहां पर आप चर्चा करेंगे। तो एक पॉइंट में संसदीय चर्चा परिचर्चा किस प्रकार राष्ट्रीय मुद्दों के विकास में, राष्ट्रीय मुद्दों, राष्ट्रीय समस्याओं, राष्ट्रीय नीतियों के विकास में एक प्रभावशाली मंच के रूप में काम करती है। चर्चाओं परिचर्चाओं से नीति के जिस प्रारूप का विकास संसद करती है या जिस राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास संसद करती है, वह राष्ट्रीय एकीकरण को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो पहले पॉइंट में इसकी चर्चा कर दें। इसके पश्चात एक मैं बात आपसे कहना चाहता हूं। संसद में जो लगातार बहस चलती है, चर्चा परिचर्चा होती है, वही तो बेसिकली राष्ट्रीय नेतृत्व के विकास को भी बल प्रदान करता है। जैसे मैं अटल बिहारी वाजपेयी का उदाहरण आपको देना चाहूंगा, मोरारजी देसाई का उदाहरण देना चाहूंगा, इंदिरा गांधी का उदाहरण आपको देना चाहूंगा, वीपी सिंह का उदाहरण आपको देना चाहूंगा, आज नितिन गडकरी का उदाहरण देना चाहूंगा। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू हैं और नीतीश बाबू वस्तुतः संसद में अपनी चर्चा परिचर्चा में अपने कौशल, अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने के साथ ही उन्होंने नेतृत्व के रूप में अपनी क्षमता को जब सिद्ध किया, तभी बिहार के लोगों को लगा कि ये सुशासन बाबू के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर बिहार राज्य को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो जो संसदीय चर्चा परिचर्चा होती है, उसमें संसद की शैक्षणिक भूमिका को देखा जा सकता है और यह शैक्षणिक भूमिका वस्तुतः राष्ट्रीय नेतृत्व के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक शिक्षण और प्रशिक्षण की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका के माध्यम से राष्ट्रीय नेतृत्व को विकसित करता है और यह राष्ट्रीय नेता, यह राष्ट्रीय नेतृत्व पुनः देश के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चर्चा परिचर्चा से राष्ट्रीय नेतृत्व का विकास होता है। यह भी तो संसद ही कर रहा है, अर्थात संसद की एक शैक्षणिक भूमिका है। अर्थात अर्थात संसद राष्ट्रीय नेतृत्व के विकास में, राष्ट्रीय नेतृत्व के विकास में एक शैक्षणिक भूमिका निभाता है।
और यह राष्ट्रीय नेतृत्व पुनः राष्ट्रीय एकीकरण के आधार को निर्मित करता है। यह राष्ट्रीय नेतृत्व पुनः राष्ट्रीय एकीकरण के आधार को निर्मित करता है। आधार को निर्मित करता है। तीसरी बात पर आते हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची जो संघ, राज्य व संवर्ती सूची के माध्यम से विभिन्न विषयों का वर्णन करता है। सामान्यतः संघ सूची में वर्णित विषयों पर संसद कानून बनाता है। माना जाता है कि संघ सूची में ऐसे विषयों को शामिल किया गया है जो राष्ट्रीय एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और संघ सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। इस प्रकार संसद राष्ट्रीय एकीकरण के एक प्रभावशाली कारक के रूप में है। संविधान के अनुच्छेद 249, 250, 253 के अंतर्गत कुछ ऐसी परिस्थितियों की चर्चा की गई है जिसके अंतर्गत संसद राज्य सूची के विषयों पर भी राष्ट्रीय एकता को प्राप्त करने के लिए कानून बना सकता है। सामान्यतः राज्य सूची के विषयों पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249, 250 और 253 के अंतर्गत दी गई परिस्थितियों के आधार पर राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने के लिए संसद भी राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, जबकि संवर्ती सूची के विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन संसदीय कानूनों को प्राथमिक माना जाता है, अर्थात राज्य के कानूनों के ऊपर संसदीय कानूनों को वरीयता दी जाती है। यह भी राष्ट्रीय एकीकरण को प्राप्त करने के लिए ही इस प्रावधान को संविधान में जोड़ा गया है। अर्थात सीधे सीधे यहां पर इन डिटेल कानून निर्माण के माध्यम से संसद राष्ट्रीय एकीकरण में अपनी भूमिका निभाता है, इसको इन डिटेल बतलाएंगे। यह हमारा तीसरा पैराग्राफ होगा। फिर चौथे पैराग्राफ में हम लोग क्या करेंगे कि स्पेशली हम लोग यहां पर आर्टिकल 256, 257 के विषय में लिखेंगे। यहां पर संसद की एक विशेष भूमिका है जो राष्ट्रीय एकीकरण को स्थापित करने के लिए है। संसद की विशेष भूमिका राष्ट्रीय एकीकरण में, इसको हाईलाइट करेंगे। कैसे? अनुच्छेद 256 केंद्र सरकार को
राज्य सरकारों को संसदीय कानूनों के क्रियान्वयन के संदर्भ में दिशा निर्देश देने की शक्ति देता है। यह राष्ट्रीय एकीकरण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, साथ ही साथ आर्टिकल 257 सैन्य महत्व, सैन्य एवं संचार महत्व के संस्थानों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्गों, जल मार्गों को बनाए रखने, स्थापित करने, उसकी सुरक्षा करने इत्यादि के संबंध में केंद्र सरकार को राज्य सरकार को दिशा निर्देश देने की शक्ति देता है। यह स्पष्टतः राष्ट्रीय एकीकरण को स्थापित करने के लिए है, क्योंकि संचार और परिवहन के साथ साथ सैन्य महत्व के संचार और परिवहन के साधन व इनसे जुड़े हुए संस्थान, सैनिक महत्व के संस्थान देश के एकीकरण में अपनी महती भूमिका निभाते हैं। परिवहन तो, संचार और परिवहन तो देश को भौतिक रूप में जोड़ता है आपस में। तो ये वाली जो बात है उसको लिखेंगे। इसके अतिरिक्त यहां पर हम आर्टिकल 262 के अंतर्गत संसद की विशेष भूमिका लिखेंगे राष्ट्रीय एकीकरण में। कैसे? तो आर्टिकल 262 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के समाधान की अंतिम शक्ति भारतीय संसद में निहित है और भारतीय संसद इसके लिए विशेष न्यायाधिकरणों की स्थापना करता है। इसी तरह से आर्टिकल 280 के अंतर्गत वित्त आयोग देश के आर्थिक एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देश के आर्थिक एकीकरण में इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट, के माध्यम से आर्थिक एकीकरण के आधारों को निर्मित करता है। इसी तरह से एक अन्य बात है, उसको भी आप लिख सकते हैं। ये हमारा लास्ट पॉइंट होगा आर्टिकल 312 अर्थात अखिल भारतीय सेवाएं। आप जानते हैं कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा के संकल्प के आधार पर संसद के द्वारा किया जाता है और अखिल भारतीय सेवाएं देश के प्रशासनिक एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अर्थात ये प्रशासनिक एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस तरह से आर्थिक, प्रशासनिक, राजनीतिक एकीकरण के माध्यम से संसद राष्ट्रीय एकीकरण के प्रभावशाली संस्थान के रूप में कार्य करता है। अब आइए एंड करते हैं अपनी बातों को। अर्थात भारतीय संविधान, अब ये निष्कर्ष हम लोग लिख लेते हैं। निष्कर्ष क्या है? एग्जामिनेशन हॉल में आपको नहीं लिखना है कि आप निष्कर्ष लिखने जा रहे हैं,
अब लास्ट पैराग्राफ हमें लिखना है, वो निष्कर्ष के रूप में होगा। जैसा कि आपको ध्यान होगा कि परंतु भारत एक संघीय है, परंतु भारत ने संघीय शासन व्यवस्था को भी अपनाया है। इसलिए भारतीय संसद की भूमिका की स्पष्ट तौर पर सीमाएं भी हैं, क्योंकि संविधान ने केंद्र और राज्य के कानून निर्माण की शक्तियों को स्पष्टतः संविधान में उल्लेखित किया है। इसलिए सामान्य तौर उन विषयों पर, जिन विषयों पर संसद, जिन विषयों पर राज्य को कानून बनाने का अधिकार है, सामान्य तौर पर संसद की उसमें विशेष भूमिका नहीं है। लेकिन फिर भी भारतीय संविधान निर्माताओं ने राष्ट्र निर्माण की आवश्यकता, राष्ट्रीय एकीकरण की आवश्यकता के अंतर्गत विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से संसद को कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया है। भारतीय संसद के साथ साथ एकीकृत न्यायपालिका राष्ट्रीय एकीकरण को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और चूंकि भारत ने संसदीय शासन की पद्धति को भी अपनाया है, इसलिए स्वाभाविक रूप में भारतीय संसद में जो दल बहुमत प्राप्त करते हैं, वही दल सरकार का निर्माण भी करते हैं। अर्थात विभिन्न राजनीतिक दल केंद्र और राज्य की सरकारें, राष्ट्रीय विकास परिषद, वर्तमान में नीति आयोग, अर्थात सरकार के तीनों अंग, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, राष्ट्रीय एकीकरण को स्थापित करने के महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में अपनी अपनी भूमिकाएं निभाते हुए प्रस्तावना के राष्ट्र की एकता और अखंडता के महत्वपूर्ण उद्देश्यों को प्राप्त करने में उनकी प्रभावशाली भूमिका को देखा जा सकता है। इस तरह से आप एक निष्कर्ष को स्थापित कर सकते हैं, अर्थात निष्कर्ष में संसदीय भूमिका की सीमाओं को बतलाते हुए संसद के साथ साथ राजनीतिक दलों, विशेषकर राष्ट्रीय राजनीतिक दलों, कार्यपालिका अर्थात सरकार या मंत्रिपरिषद और एकीकृत न्यायपालिका भी किस प्रकार प्रभावशाली एकीकरण के उपकरण के रूप में भारतीय संविधान या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को स्थापित करने में एक प्रभावशाली उपकरण के रूप में कार्य करती हैं, इस बात को लिखते हुए आप अपना निष्कर्ष स्थापित कर सकते हैं। पुनः मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा और एक और प्रश्न को आपके समक्ष रखूंगा और उसके संबंध में पूरी चर्चा परिचर्चा इन डिटेल करूंगा कि किस तरह से बीपीएससी में वर्तमान में जो कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछे जा रहे हैं या हाईली एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उनका सटीक और इन डेप्थ एनालिसिस कैसे किया जा सकता है, इंट्रोडक्शन को कैसे लिखा जा सकता है, पूरे उत्तर को कैसे बहुत ही अधिक संगठित रूप दिया जा सकता है और इसके माध्यम से ही आप एक बेहतर अंक को प्राप्त करने और सर्वोच्च अंक के साथ साथ सर्वोच्च रैंक को भी सुनिश्चित करने में कैसे अपने सफलता की एक नई कहानी को लिख सकते हैं। आप सभी छात्रों को ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद
बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग मेंस की अच्छी से अच्छी तैयारी करें। यह पहल बिहार के मेरे समस्त भाइयों और बहनों को समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।